Assalamu alaikum, this is Fadil again with a video, and this time the video is all about inventory valuation। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आसान है लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में। जिसमें एक बहुत कॉमनली मेथड जो हम इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो है फीफो, लीफो एंड एफको। अच्छा, ये सारी कहानी चलती है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का IS2 के अंडर, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसका नाम खुद बताता है कि हम अकाउंटिंग जो फॉलो करते हैं वो इसके हिसाब से करते हैं। तो IS2 बताता है कि इन्वेंट्री को वैल्यू कैसे करना है। तो IS2 के हिसाब से वो कहता है कि फीफो इज ओके, वो कहता है एफको इज ओके है, लेकिन लीफो ऑब्सोलीट हो चुका है, अब ये इस दुनिया में इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, ये अब हम में से नहीं रहे, वो वाला मामला है। तो जब लीफो इस्तेमाल ही नहीं होता तो पढ़ने का कोई फायदा है नहीं। तो इस वीडियो में लीफो नहीं करवाऊंगा, बाकी मैं आपको फीफो और एफको दोनों के मेथड समझना। लेकिन बिफोर वी जंप ऑन टू द वीडियो, हमें कुछ डिटेल्स पहले समझना जरूरी होंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहली डिटेल समझा देता हूँ, फिर इस बार हम चलते हैं आगे। अच्छा, मटेरियल कॉस्ट की बात करते हैं। मटेरियल मेजर पार्ट ऑफ कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करते हो तो सबसे पहले आप मटेरियल्स को इस्तेमाल करते हो, क्योंकि पहली चीज मटेरियल होती है। लेबर भी काम करेगी तो किस पे करेगी? मटेरियल पे। तो सबसे पहले मटेरियल को बाय करते हो, उसको बाय करने के बाद फिर उसके ऊपर काम शुरू करते हो। ठीक है, जब भी प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है उसमें बहुत बड़ा प्रोपोर्शन प्रोडक्ट का क्या होता है? मटेरियल की कॉस्ट होती है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे लेबर और आखिर में उसके ओवरहेड्स आ जाते हैं। ठीक हो गया। अगर हम मटेरियल की बात करें तो दो किस्म के मटेरियल होते हैं, एक डायरेक्ट मटेरियल होता है, दूसरा इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। सर, डायरेक्ट मटेरियल क्या चीज है? डायरेक्ट मटेरियल वो चीज है जो किसी प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली लग सकता हो। ठीक है, क्या मतलब? एक आपने मटेरियल लिया और आपने उस प्रोडक्ट के ऊपर बनाना शुरू कर दिया, आपने उस प्रोडक्ट पे लगाया। ठीक है, वो डायरेक्ट मटेरियल है। इनडायरेक्ट मटेरियल कौन सा है? आपने उस प्रोडक्ट के लिए नहीं खरीदा था वो मटेरियल। लेट सपोज आप कहीं से ऑयल लेकर आए, किसके लिए? लुब्रिकेशन के लिए, मशीन के लिए ऑयल लाया। तो सर, मशीन के ऑयल का फाइनल प्रोडक्ट के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है? पेन बना रहे हो, अब आप मशीन का जो ऑयल लाया वो किसके लिए लाया? मशीन के लिए। आप पेन के लिए नहीं लाया। तो मशीन का ऑयल जब मशीन में डलेगा तभी तो पेन प्रोड्यूस होना शुरू होंगे। तो इनडायरेक्टली, डायरेक्ट कोई ताल्लुक है ही नहीं। डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल कहलाता है जिसको आप प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल कर सकते हो। अगर मैं एक मिसाल है, प्लास्टिक के पेन बना रहा हूँ, प्लास्टिक का मटेरियल इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो एक पेन बनाने में हो सकता है लेट सपोज मुझे लगते हो ₹3। ठीक है, या इसको रुपए नहीं डॉलर करते हैं, ज्यादा अच्छी फील आती है। $3 के प्लास्टिक खरीदता हूँ एक मटेरियल के लिए, एक पेन के लिए। दो पेन के लिए कितना खरीदूंगा? $6। तीन पेन के लिए $9 और चार पेन के लिए $12। तो आपको पता है कि एक पेन के लिए कितना मटेरियल लग रहा है, तो दो के लिए उसका डबल, फिर ट्रिपल और उससे ज्यादा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूंगा इनडायरेक्ट मटेरियल की, तो हो सकता है 10,000 का ऑल टुगेदर, $10,000 का मेरे पास मुझे ऑयल खरीदना पड़ा। किसके लिए? मशीन के लिए, क्योंकि वो जो मशीन प्रोडक्शन करेगी, वो मशीन ऑयल लगेगा उस मशीन के अंदर, जाएगा तो उसी वजह से मशीन चलेगी। जब वो चलेगी तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन होगी। तो अगेन ये जो 10,000 मैंने खर्च किए हैं डॉलर्स में, ये मैंने पेन के लिए नहीं खरीदे, खर्च किए, ये मैंने खर्च किए किसके लिए? मशीन के लिए। जब मशीन चलेगी तभी तो पेन बनेगा। तो एक इनडायरेक्ट लिंक है, डायरेक्टली कोई इसका वास्ता पेन के साथ नहीं है। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। द मटेरियल्स व्हिच कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड एंड एट्रिब्यूटेबल टू द इंडिविजुअल यूनिट्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड आर नोन एज डायरेक्ट मटेरियल। सिंपल सी बात है, जो मामला मैंने आपको पहले बताया तो उर्दू में, ये इन्होंने इंग्लिश में लिख दिए कि आप कोई भी मटेरियल जो आप किसी एक प्रोडक्ट के हिसाब से आइडेंटिफाई कर सको, ट्रेस कर सको, बता सको भाई एक प्रोडक्ट में इतना लगता है तो दो प्रोडक्ट्स में इतना लगेगा। जब आप डायरेक्टली उसको लिंक कर सकते हो किसी प्रोडक्ट के साथ, उसको कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, ये चीजें आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग में भी आती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी ये टर्मिनोलॉजीज आएंगी। अगर आप अभी से क्लियर आउट कर लें अपनी चीजों को तो आगे आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल एक पार्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट भी होता है। उसका रीजन है कि डायरेक्ट मटेरियल जब ऐड होता है फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट में, तो उसके बाद जब वो टोटल कॉस्ट निकलती है, फिर एंड में हम क्या करते हैं? परसेंटेज लगाते हैं और अल्टीमेटली सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करते हैं। ऑल कॉस्ट व्हिच आर इनकर्ड टू ऑब्टेन डायरेक्ट मटेरियल आर नोन एज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। नीचे एग्जांपल दी है बहुत अच्छी सी। अ रेडियो इंस्टॉल्ड इन एन ऑटोमोबाइल, एक गाड़ी में एक रेडियो लगेगा, दो गाड़ियों में दो, तीन में तीन, चार में चार। जब डायरेक्टली आप रेडियो को कनेक्ट कर सकते हो किसी गाड़ी के साथ, किसी प्रोडक्ट के साथ, तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट मटेरियल हो गया। ठीक है, अब ये मिसाल देते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल की। Indirect material are those materials which are of small value such as nuts, pins, screws and do not physically form part of the finished product। ये finished product का पार्ट नहीं होते, ये किसी और काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे लुब्रिकेंट की मिसाल मैंने दी थी, इन्होंने भी लिखा हुआ। सप्लाईज की बात कर ले, और कोई सपोर्ट में कोई चीज आपको ऐसी चाहिए जिसकी वजह से आप प्रोडक्शन कर सके।
कॉस्ट एसोसिएटेड विद इनडायरेक्ट मटेरियल नोन एज इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इसमें फैक्ट्री सप्लाई, आपने कोई पेन मंगाया, कोई जर्नल मंगाया, कोई रजिस्टर मंगाया जिसमें आप खाते पे हिसाब किताब लिख रहे थे कि कितने का कोई प्रोडक्ट बना, कितने लोग किस वक्त आए, किस वक्त गए, ये सारे कहते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, इनडायरेक्ट मटेरियल दोज मटेरियल व्हिच आर ऑफ स्मॉल वैल्यू सच एज नट्स, ये सारी वही मेरे ख्याल से दोबारा बात रिपीट हो गई। फिर आता है मटेरियल की कॉस्ट। इसमें दो कॉस्ट होती है, एक परचेजिंग कॉस्ट है, दूसरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है। परचेजिंग कॉस्ट क्या होती है, जो आप बाहर से खरीदते हो। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो आप उसके ऊपर लगाते हो उस मटेरियल को बनाने में, उसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। रॉन्ग परचेज इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ऑब्वियसली जब आप कोई चीज गलत परचेज कर लेते हो उसको वापसी करना, ट्रांसपोर्टेशन लगती है, आपका एक ताल्लुक खराब होता है। पाकिस्तानी मार्केट्स में तो बहुत कॉमन है, अगर आप कोई चीज वापस करो, इवन आपके साथ भी इत्तेफाक हुआ होगा, अक्सर वो बेचता है, आप कोई चीज वापस करने जाते हो तो अगला बंदा जो बड़ा वो हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, कहता है यार ये क्या बात है, नहीं इसमें ये चीज नहीं है, इसमें वो वापस नहीं कर रहा होता वो चीज, तो ये क्या है, एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है सामने वाले के ऊपर। Hence it is imperative that purchase should be effectively, efficiently and economically perform। इसका मतलब ये है कि जब भी आप खरीदारी करने जाओ, लाजमी कोशिश करो कि आप जो भी खरीद रहे हो कंफर्म करके जाओ कि यही खरीदना था और यही मैंने खरीदा है। ठीक है, परचेजिंग कॉस्ट के अंदर दो तीन चीजें आ जाती है। एक्विजिशन प्राइस, इस पे खरीदा, उसको ट्रांसपोर्ट करने में जो अमाउंट लगा वो भी परचेज कॉस्ट का हिस्सा, और इंश्योरेंस जो भी उसकी करवानी पड़ी वो भी परचेज कॉस्ट का हिस्सा, और आखिर में टैक्स। आप कोई गाड़ी खरीदते हो तो कोई कहता है 20 लाख की गाड़ी पड़ी, तो उसमें सब चीजें इंक्लूड होती है, इंश्योरेंस भी, टैक्स भी, ट्रांसपोर्टेशन भी, और उस गाड़ी के पैसे भी। ठीक है, अब इन्होंने थोड़ा सा ब्रेकअप दिया हुआ कहीं ना कहीं, वो आप देख लें, इसको ज्यादा समझना इंपॉर्टेंट नहीं है। मटेरियल इशू का टॉपिक ये है नहीं, मटेरियल इशू खुद इटसेल्फ एक बहुत बड़ी दुनिया है, वो हम बाद में करेंगे कभी। मटेरियल कॉस्ट के अंदर ये सारी कैलकुलेशंस होती हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है। मेनली मटेरियल इन्वेंट्री सिस्टम, या सॉरी मटेरियल नहीं, इन्वेंट्री सिस्टम्स के अंदर क्या सिस्टम होते हैं, दो सिस्टम होते हैं, एक होता है परपेचुअल और दूसरा होता है पीरियोडिक। ठीक है, परपेचुअल का मतलब है कि आप अपना बैलेंस कैलकुलेट करोगे कब, आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन। ठीक है, आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन आपने एक काम किया, वो काम खत्म हुआ, आपने वो कैलकुलेट कर लिया, किस चीज को कैलकुलेट किया, बैलेंस ऑफ योर इन्वेंट्री, कितनी इन्वेंट्री बची। ठीक है, पीरियोडिक का मतलब है, द वर्ड इटसेल्फ इज सेइंग पीरियड से निकला है। पीरियोडिक पीरियड का क्या मतलब होता है, एक टाइम पीरियड। तो आपने हर 15 दिन बाद, 30 दिन बाद क्या करना है, अपनी इन्वेंट्री का बैलेंस, सीडी बैलेंस, जो एंडिंग बैलेंस है वो कैलकुलेट करना है। सर क्या जरूरी है 30 दिन ही हो, भाई कभी कभी कंपनी कहती है हर 15 दिन बात करो, ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, आप कुछ नहीं कहेंगे। आपके केस में कंपनी क्या होगा, सवाल एग्जामिनर जो क्वेश्चन में कहेगा आपने वो करना है। ठीक है, अब आपके सामने आएगा पीरियोडिक एंड परपेचुअल। A system of record which reflect the physical movement of inventory and their current balance. The balance of inventory is ascertained after every receipt and issue of material. हर बार जब आप मटेरियल परचेस करेंगे या बेचेंगे तो आपको रिकॉर्ड करना है। ये क्या है, परपेचुअल, जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता दिया। पीरियोडिक क्या होता है, सेज आर रिकॉर्डेड एज दे अकर बट द इन्वेंटरी इज नॉट अपडेटेड। अ फिजिकल इन्वेंटरी मस्ट बी टेकन एट द एंड ऑफ द ईयर टू डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ गुड्स। आप साल के एंड पे जाके कोई इन्वेंटरी कैलकुलेशन करोगे कि बैलेंस कितना बचा पीरियोडिक के अंदर, परपेचुअल में हर ट्रांजैक्शन की बात करोगे। अगेन ये पहले ही हमने मेथड डिस्कस कर लिए थे, एफको एवरेज कॉस्ट मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट नहीं करवाना क्योंकि ऑब्सोलीट हो चुका है। स्पेसिफिक प्राइस मेथड भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, तो हम सिर्फ दो ही मेथड करेंगे आज की क्लास में। Material cost में these methods produce because their flow of costs are based upon different assumption. Average cost method produce a cost flow based on a weighted average cost of goods. आपने हर प्रोडक्ट खरीदा, डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स खरीदे, सबकी प्राइस को ऐड किया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर दे, ये क्या हो गया, एवरेज हो गया। फीफो में क्या होता है, जो चीज पहले आए वो चीज पहले जाएगी। ये क्या है, इट्स कॉस्ट फ्लो ऑन द क्रोनोलॉजिकल, मतलब सिक्वेंशियल बेसिस पे क्या होगा, परचेज होंगी, और फीफो में क्या होगा, जो चीज बाद में आई है वो पहले चली जाएगी। ठीक है, इस सवाल को देखिएगा, इस सवाल के बाद इसका सोल्यूशन इसी में गिवन है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब आप ये चीज देखें, ये चार्ट है, इसको एक्सप्लेन करना इसलिए इजी है क्योंकि वीडियो शॉर्ट रहेगी। अगर मैं बनी बनाई चीज को एक्सप्लेन करूंगा, अगर खुद से कुछ बना के एक्सप्लेन करने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, अब ये चार्ट है आपके सामने, आप देखें 100 into 10 इज इक्वल टू 1000। ठीक है, ये कॉलम है आपके पास रिसीव्ड का, कितना रिसीव किया, ये डेट का कॉलम है, ये इश्यूड का कॉलम है, और ये बैलेंस का कॉलम है। ठीक है, ये आपका कौन सा मेथड है, वेटेड एवरेज मेथड है। बैलेंस में क्वांटिटी, यूनिट और टोटल, इश्यूड में भी क्वांटिटी, यूनिट, टोटल, रिसीव में भी क्वांटिटी, यूनिट, टोटल। साल के शुरू में सर इन्वेंट्री कहाँ से आई, पिछले साल इन्वेंट्री छोड़ के गए थे, पहले दिन पे साल क्या होगा, तो भाई इन्वेंट्री पड़ी हुई, ऐसा नहीं को पड़ोस वाला रख के गया हो, आप ही की इन्वेंट्री थी। 1000 पड़े हुए थे, आपने यहाँ देखा, आपके पास इश्यूड कुछ भी नहीं था, आपने रिसीव पिछले साल से की, तो आपने कहा 100 पड़े हुए थे पिछले साल के,
और 100 का 1 यूनिट था, तो टोटल कितना बन गया 1000 का। ठीक है क्या, 1000 आपके पड़े हुए थे। सेकंड में भी आपने रिसीव किए, क्या रिसीव मतलब परचेज किए होंगे, ऑब्वियसली बात है। 150 के परचेज किए, कितने के 150 इंटू 12 इजिकल टू 1800। अब आपने देखा कि भाई 150 ये वाले पड़े हुए, 100 पुराने वाले पड़े हुए। अब आपने क्या किया, अब आपने निकाला क्या, एवरेज। एवरेज सिर्फ आप तब निकालोगे जब आप कोई ना कोई चीज इश्यू करोगे। अब आप ये देखो, ये जो रेड वाला मार्क ने आपने कैलकुलेट किया हुआ, ठीक है। अब आपके पास 100 के पड़े हुए थे। अब आप देखो टोटल के कॉलम को आप ऊपर रखोगे, 1000 प्लस 1800, या आपने दोनों को क्या किया, ऐड कर दिया। सर ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हम पर यूनिट निकाल सके। सर ये पर यूनिट कब कब निकलेगा, जब जब इश्यूड होने वाला होगा। अब आप देख रहे हो इश्यू होने वाला है कब, 5 मई को। हम 2 मई पे खड़े, तो हम पहले इसका पर यूनिट निकालेंगे, फिर उसके बाद इश्यू करेंगे। तो 1000 प्लस 1800 और डिवाइड कितने से करेंगे, टोटल यूनिट से। सर 100 पिछले साल से और 150 खरीदे, तो कितना हो गया 250। ये सब आप कर लोगे तो आपका आंसर बनेगा 11.2। ठीक है 11.2। सर मेरे पास यूनिट्स कितने थे, 250। कितने बचे, 250 यूनिट्स। ठीक है, अब इन 250 को मैं किस पे वैल्यू करूंगा, 11.2 पे। 250 इंटू 11.2 इजिकल टू 2800। ठीक हो गया। अब आपने क्या किया, 2800 पे इसको वैल्यू कर दिया कि 11.2 पे आपका बैलेंस बाकी है। अब आप देखिए इस 11.2 को आपने कैसे निकाला, इस 11.2 को आपने निकाला 1000 प्लस 1800 डिवाइड बाय 250, तो 11.2 आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया, यहाँ 250 था तो आपके 11.2 2800 आपका दोबारा सेम बैलेंस आ गया। लेकिन फिफ्थ में आपने क्या किया, 200 यूनिट इश्यू कर दिया। सर इश्यू प्राइस क्या होगी, वही एवरेज प्राइस होगी। तो 200 इंटू 11.2 कितना बचा, 2240 आपका आंसर आ गया। आपने मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आ गया। सर 250 में से मैंने 200 यूनिट इश्यू कर दिए, बेच दिए, तो सर बचे कितने, 50। पर यूनिट कितना था जो हमने निकाला 11.2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा 560। सर 50 बचे हुए हैं और 11.2 से मल्टीप्लाई का 560। सर अब 10 मई पे आ जाते हैं। फिर हमने रिसीव किए 200 यूनिट, कितने के 11 के, और वो कितने होगा 2200। तो सर अब जो है मेरा पर यूनिट क्या बनेगा, अब मुझे बिल्कुल नहीं पता। अब मैं क्या करूंगा, 2200 प्लस पिछला पर यूनिट कितना था हमारे पास 560 डिवाइडेड बाय, सर अब यूनिट्स कितने हैं, 200 नए आ गए और 50 पुराने पड़े हुए, तो हमारा पर यूनिट निकलेगा 11.04। तो 250 इंटू 11.04 कितना बनेगा 2760। ठीक हो गया, 2760 हमारे पास यूनिट्स मौजूद हैं। सर फिर हमने 15 मई को क्या किया, 200 के हिसाब से यूनिट इश्यू किए, कितने, सॉरी 11.04 के हिसाब से यूनिट्स इश्यू किए 200, तो मल्टीप्लाई किया तो कितने के यूनिट्स इश्यू होगा 2208। 2760 मौजूद थे, 2208। सर इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो 552 बनेगा। डायरेक्ट मेथड ये भी कर सकते हैं, लेकिन सर जब मैंने देखा मेरे पास यहाँ पे यूनिट्स कितने थे 250, और फिर मैंने बेचे कितने 200, तो बचे कितने 50। सर पर यूनिट कितना निकाला था हमने ऑलरेडी 11.04, तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 11.04 से तो आंसर आएगा 552। ठीक हो गया। फिर हमने रिसीव किया 50 इंटू 12 600, तो अब हमने क्या किया, 50 हमारे पास पुराने थे और वो उसकी 50 पुराने वाले की वैल्यू कितनी थी 552, और नए वाले 50 की वैल्यू कितनी है 600, और डिवाइड बाय कितना करना है 100, क्योंकि सर पुराने 50 भी हैं और नए 50 भी। तो आंसर क्या है 11.52 सॉरी पर यूनिट। तो 11.52 के हिसाब से 100 यूनिट्स को मैं वैल्यू करूंगा। तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग रॉ मटेरियल बन जाएगा, किसके थ्रू, वेटेड एवरेज मेथड के थ्रू। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा मटेरियल इश्यू वगैरह हमने नहीं करना इस क्लास में। अब फीफो के हिसाब से देखते हैं। अब आप फीफो के हिसाब से देखो, सर ये कौन सा मेथड चल रहा है, कब से ये चल रहा है, परपीचुअल। ठीक है, परपीचुअल मेथड चल रहा है। पीरियोडिक हम स्लाइड में नहीं करेंगे फिलहाल के लिए। ठीक है, परपीचुअल मेथड ही चल रहा है कब से हमारे पास। परपीचुअल मेथड में हम क्या करते हैं, हर ट्रांजेक्शन की बात करोगे सारी कहानी है। अब यहाँ परपीचुअल में फीफो देखो 100 यूनिट ही बचे और 10 के हिसाब से 1000 है, तो हमारे बैलेंस क्या बन गया 10 के हिसाब से 100 यूनिट है तो 1000 बचा। फिर हमने क्या किया, 150 के हिसाब से हमें 12 मिले तो क्या होगा 1800। 100 के हिसाब से 10 पड़े हैं और 150 यूनिट्स पड़े हैं कितने के हिसाब से 12 के हिसाब से, दोनों मिला के लिख दिए तो कितना हो गया 1000 प्लस 1200 कितने हो गया 2200। अब सर बिके कितने, 250 यूनिट्स बिक गए। तो सर बिकना कहां से शुरू होंगे, ऊपर से। अब देखो ऊपर वाले 100 जो 10 के थे, ये वाले 100 जो 10 के थे वो क्या होगा, ये देखो पहले इन्होंने 100 यूनिट्स उठा लिए 10 रुपए के। ठीक है, ये वाले पहले वाले उन्होंने उड़ा दिया एज इट इज। सर फिर कितने बचे 100, क्योंकि 200 बिके थे ना, तो बाकी जो बाकी के बकाया 100 थे वो कितने रुपए पे लिए 12 रुपए में।
सर ऊपर वाले 10 पे और नीचे वाले 12 पे क्यों? क्योंकि देखो पहले वाले हमने लिए कितने के थे, 10 के हिसाब से 100 यूनिट लिए थे, और नीचे वाले 150 कितने के लिए थे, 12 के हिसाब से। लेकिन सर इसमें से बेचे कितने, सिर्फ 100, तो हमने 100 इंटू 12 किया तो कितना बना, 2200। ठीक है सर, अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास बचे कितने, 50। कौन से वाले 50 बच गए सर, इन 150 में से हमने जब 100 निकाले तो 50 बच के कितने वाले, 12 रुपए वाले। तो 50 इंटू 12 हमारे पास जो भी रेट वो बनेगा ये वाला, तो ये हमारा बन गया बैलेंस। ठीक हो गया। अब सर ये 50 हमारे पास मौजूद है और 200 और आ गए, तो 200 इंटू 11 किया तो 2200। तो सर ये 50 इंटू 12 600, और 200 इंटू 11 जो हमें दिया हुआ रेट मल्टीप्लाई किया तो 2200 हो गया। ठीक हो गया। अब हमारे पास सर टोटल यूनिट्स है 250, फिर 200 बिक गए। ठीक है, और वो 200 कैसे बिके, पुराने वाले 50 12 रुपए के हिसाब से जो पड़े हुए थे, और 150 नए वाले में से बेचे। ठीक है सर, रेट्स कहां से आ रहे हैं, फीफो में रेट्स जो गिवन है वही इस्तेमाल होंगे, या कुछ कैलकुलेशन रेट्स निकालने की नहीं होगी। बस फर्क सिर्फ इतना होगा, जो यूनिट ऊपर पड़े हैं वो इस्तेमाल होंगे, फिर आखिर और नीचे वाले यूनिट्स इस्तेमाल होंगे। जैसे ये पहली ट्रांजेक्शन थी तो 100 ऊपर वाले चले गए, नीचे वाले बचना शुरू होगा, तो 50 पुराने वाले 12 के हिसाब से चले गए 600, और 50 जो है 150 जो है 11 के हिसाब से। सर ये 11 कहां से आया, ये 11 ये देखो जो हमने 200 खरीदे थे ना 11 के हिसाब से, उनमें से हमने 150 निकाल लिए, फिर दोबारा 50 बच गए, किस हिसाब से, 11 के हिसाब से। तो आंसर आया 550। सर ये 50 जो 11 के हिसाब से थे ये होगा, और 50 हमने और खरीदे 12 के हिसाब से जो कि सवाल में गिवन थे, हमने दोनों को मिला के जब ऐड किया तो 550 प्लस 600 हमारा क्लोजिंग एंडिंग रॉ मटेरियल बन गया 1150 रुपए। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा ये सवाल। नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, दोबारा तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, मटेरियल इशू का हमने कोई जिक्र किया नहीं इसके अंदर। ठीक है, ये अगेन एक खाली चार्ट है आपके पास, अगर आप इसमें कुछ वैल्यूज पुट करेंगे या मैं कुछ वैल्यूज पुट करूंगा तो आपके लिए एक सवाल ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। इसमें इशूड और परचेज की वैल्यूज आप खुद से भी अल्टीमेटली पुट करके सवाल को सॉल्व करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से अंदाजा होगा कि आपको चीजें समझ आई या नहीं। मैंने सिर्फ परपेचुअल मेथड किया है, उसका रीजन ये है कि पीरियोडिक मेथड कम चलता है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा अगर पीरियोडिक टेबल का भी एक मुझे सवाल मिल जाए तो मैं वो भी इस वीडियो के अंदर सॉल्व कर दूंगा। इफ यू लाइक द वीडियो और आपको कुछ समझ आया तो डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर कोई चीज समझ ना आई तो कमेंट बिलो कीजिएगा। दोज हु आर स्टडीइंग दिस चैप्टर यू कैन शेयर दिस वीडियो विद देम। ये ए लेवल्स पे भी अप्लाई होती है, एसीसी पे भी होती है, और बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी अप्लाई होती है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज एवरीवन।